दोस्तों, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले 2 बार विदेशी आक्रमण हुए। पहली बार ईरानी आक्रमण और दूसरी बार यूनानी आक्रमण। आज हम बात करने वाले हैं यूनानी आक्रमण की, जो अलेक्जेंडर द्वारा 326 बीसी में किया गया था। भारत में जब भी कोई आक्रमण हुआ तो वो पश्चिमोत्तर भाग से। क्यों? तो सबसे पहले ये समझिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में एक ओर बंगाल की खाड़ी तथा दूसरी ओर अरब सागर है। तो कोई भी आक्रमणकारी हिमालय की तरफ से तो नहीं आ सकता, और प्राचीन काल में जल मार्ग से भी आक्रमण संभव नहीं था। जल मार्ग से आक्रमण करने के लिए प्रशिक्षित नौसेना की आवश्यकता होती, तो एक पश्चिमोत्तर दिशा ही बच जाती है जिससे कोई भी भारत पर आक्रमण करता। अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते से आया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अलेक्जेंडर का आक्रमण, जिसे बैटल ऑफ हाइडास्पास भी कहा जाता है। सिकंदर को अलेक्जेंडर या अलेक्जेंद्र भी कहा गया है। इनके पिता मकदूनिया के राजा थे। इनके पिता का नाम फिलिप तथा माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। ये बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे और कम उम्र में ही इन्होंने पढ़ाई, घुड़सवारी, शिकार और सैन्य प्रशासन की शिक्षा पूरी कर ली थी। इनके गुरु का नाम एरिस्टोटल था, जिसे अरस्तु भी कहा जाता है। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था और प्लूटो सुकरात के शिष्य थे। अलेक्जेंडर का एक घोड़ा भी था जिसे उन्होंने स्वयं ट्रेंड किया था, जिसका नाम बुसाफेलस था, और वे इस घोड़े को बहुत पसंद करते थे। अलेक्जेंडर के पिता की 329 बीसी में हत्या कर दी गई थी, जिसके पश्चात अलेक्जेंडर मकदूनिया के शासक बने। ये बड़े ही महत्वाकांक्षी राजा हुए और इन्होंने विश्व विजय करने का सपना देखा। ये पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, इसलिए इन्होंने विश्व विजय अभियान शुरू किया और इस क्रम में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया और बैक्ट्रिया, इन सभी को जीत लिया। अब वे भारत की ओर आए। हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए भारत के पश्चिमी प्रांत तक्षशिला पहुंचे। तक्षशिला के राजा उस समय आम्भी कुमार थे। उन्होंने अलेक्जेंडर के समक्ष सहर्ष ही आत्मसमर्पण कर दिया और भेंट आदि देकर के उनके साथ मित्रता कर ली। तक्षशिला से आगे बढ़ने पर पंजाब था, जहाँ के राजा पोरस थे, जिन्हें पुरु भी कहा जाता है। आम्भी ने सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने के लिए कहा, ताकि उनका राज्य विस्तार हो सके। वास्तव में आम्भी पोरस से चिढ़ता था और पोरस को नीचा दिखाना चाहता था, पर आम्भी की ये सोच धरी की धरी रह गई जब अलेक्जेंडर से पोरस का सामना हुआ। पोरस का जो राज्य था वह पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक फैला था। इनकी राजधानी अभी के लाहौर के आसपास थी। इस क्षेत्र को ग्रीक में हाइडास्पास कहा जाता है और इसी जगह पर पोरस और सिकंदर की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 326 बीसी में। आज हम जिस तरह से भारत को देखते हैं वैसा उस समय नहीं था। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे और उनके अलग अलग राजा होते थे और इन राजाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना होती थी। लेकिन यहाँ जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनमें पोरस को काफी शक्तिशाली राजा माना जाता था। इधर जब अलेक्जेंडर पोरस के राज्य तक पहुंच गए थे तो दूत भेजकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। इस प्रस्ताव को राजा पोरस ने ठुकरा दिया और कहा कि मैं कायरों की तरह आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मेरा राज्य जीतना चाहते हो तो युद्ध करो। बस फिर क्या था, झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस आमने सामने मिलते हैं और भीषण युद्ध शुरू होता है दोनों के बीच। सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरस के सैनिकों की संख्या 20,000 के आसपास थी। लेकिन फिर भी पोरस की सेना ने यूनानियों के दांत खट्टे कर दिए थे। पोरस ने उनकी सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए थे। अब ये हाथी युद्ध में भयानक तबाही मचा रहे थे। यूनानी सेना और अलेक्जेंडर हैरान परेशान थे कि ये क्या हो रहा है और इन हाथियों से कैसे निपटे। दरअसल उन्होंने युद्ध में हाथियों का प्रयोग पहली बार देखा था। लेकिन
अलेक्जेंडर की सेना के पास भी तरह तरह के हथियार थे, जैसे 25 फीट लंबे भाले, और इनकी सेना युद्ध के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रशिक्षित थी। तो बहुत घमासान युद्ध हुआ और अंततः सिकंदर की जीत हुई। पर जीतने के लिए सिकंदर की सेना को काफी संघर्ष करना पड़ा था और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था। चूंकि राजा पोरस भी अपनी बहादुरी के लिए विख्यात थे और अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे, तो पोरस को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर पूरा विश्वास था। उस समय झेलम नदी में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए पोरस भी निश्चिंत थे। भारतीयों के पास भी हस्ती सेना के अलावा 7 फुटा भाला था, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों और उनके घुड़सवार सैनिकों को मार गिरा सकता था। भारतीय सेनापति हाथी पर सवार थे और स्वयं राजा पोरस भी हाथी पे बैठे युद्ध कर रहे थे। राजा पोरस के भाई ने सिकंदर के घोड़े बुसाफेलस को अपने भाले से मार डाला। तो दोनों तरफ की सेनाएं टक्कर की थीं, पर दोनों में अंतर था। जहां भारतीय सैनिकों में देश प्रेम की भावना थी, वे विदेशियों को अपनी धरती से भगाना चाहते थे, वहीं यूनानी सैनिक किसी भी तरह से ये युद्ध जीतना चाहते थे, अलेक्जेंडर के विश्व विजय अभियान को सफल करने के लिए। अब युद्ध समाप्त हो चुका था और पोरस को सिकंदर के सामने लाया जाता है। तो सिकंदर बड़े घमंड से पूछता है राजा पोरस से कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ पूरे आत्मविश्वास से निर्भीक होकर जवाब दिया कि ठीक वैसा ही करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। जहां दूसरे देशों के राजा हारने पर भय से हाथ जोड़े सिकंदर के सामने खड़े होते थे, वहीं राजा पोरस अभी भी पूरे आत्मसम्मान से सर उठाए खड़े थे। युद्ध में पोरस की वीरता और आत्मविश्वास से भरा ये जवाब सिकंदर को बहुत पसंद आता है और वो पोरस से बहुत प्रभावित होता है। उसने पोरस से दोस्ताना संबंध स्थापित कर लिया और आगे किसी भी तरह की मदद के लिए पोरस का साथ हासिल किया जा सके। यह सिकंदर की कूटनीति को दर्शाता है। अब सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया और आगे बढ़ता है। सिकंदर की सेना आगे बढ़ने पर व्यास नदी के तट पर पहुंची। यहां पहुंचकर उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसके कई कारण थे। सिकंदर के सैनिक इतने सारे युद्ध करते करते थक चुके थे, उन्हें अपने घर परिवार की याद आने लगी थी। भारतीय जलवायु उन्हें रास नहीं आ रही थी, क्योंकि यूनान की जलवायु अलग थी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि भारत के एक छोटे से राज्य के राजा से युद्ध लड़ने पर इनकी सेना को भारी क्षति पहुंची थी। तो आगे तो अभी मगध का राजा धनानंद मिलता, जिसका विशाल मगध साम्राज्य था और सेना भी बहुत ही बड़ी थी, तो इसलिए भी यवन सैनिक पीछे हट रहे थे। बहरहाल अब अलेक्जेंडर को भी एहसास हो चुका था कि भारत को जीतना उसके वश में नहीं है, तो सिकंदर कुल 19 महीने भारत में रहा। वापस जाने से पहले सिकंदर अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंप देता है। पाकिस्तान के क्षेत्र में, अफगानिस्तान सीमा पर, काबुल वगैरह जो भी उसने क्षेत्र जीते थे, उन सबको सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है और स्वयं जाने लगता है। अपनी पूरी सेना को उसने 2 भागों में बांटा, एक जलीय भाग और दूसरा स्थल भाग। तो स्थलीय भाग का नेतृत्व वो खुद करता हुआ जाता है और जलीय सेना का सेनापति निर्याकस को बनाकर भेज देता है। वापस जाने से पहले भारत में उसने 2 नगर भी बसाए, एक निकैया और दूसरा बहुफेफला। निकैया जब वह पोरस से जीता था तो विजय के निशानी के तौर पर उसने निकैया नगर की स्थापना की और युद्ध में अपने प्रिय घोड़े को उसने खो दिया था, इसलिए उसकी याद में उसने बहुफेफला नाम का नगर बसाया था। भारत से बाहर जाकर के उसने सिकंदर ने एक और नगर बसाया जिसे अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। वापस जाने के क्रम में 323 बीसी में बेबीलोन में मात्र 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अलेक्जेंडर के विश्व विजय का सपना अधूरा ही रह जाता है। अब भारत पर यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा वो जान लीजिए। सिकंदर अपने साथ कई लेखकों को भी लेकर आया था जो उसके विजय अभियानों के बारे में लिखते थे।
निरियाकस, जिसे जल सेनापति बनाया गया था, उसने भी बहुत कुछ लिखा था और दूसरे भी कई लेखक थे जिन्होंने सिकंदर के बारे में लिखा। इन इतिहासकारों ने सब कुछ तिथि के साथ लिखा, जिससे भारतीय इतिहास को लिखने में बड़ी मदद मिली। मौर्य वंश के इतिहास को और भी कई साम्राज्यों के इतिहास को निश्चित तिथि के साथ लिखा जाने लगा। तो ये एक अच्छा प्रभाव पड़ा सिकंदर के आक्रमण का। दूसरा सबसे अच्छा प्रभाव ये था कि इस आक्रमण के बाद भारतीय राजा ये समझ गए कि विदेशी शत्रुओं से लड़ने के लिए हमें एकता से रहना होगा। साथ ही पश्चिमी प्रदेशों में सुदृढ़ शासन व्यवस्था रखना होगा ताकि विदेशी अपने देश में प्रवेश ही न कर पाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने यही काम किया था। चाणक्य की सलाह से उन्होंने भारत का एकीकरण किया और केंद्रीय शासन स्थापित किया था। तो ये भी एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था। गांधार शैली का विकास, मूर्तियों के निर्माण में गांधार शैली का विकास हुआ था। इसमें होता था कि यूनानी देवता अपोलो की छाप जो है वो मूर्तियों पे नजर आती थी। भगवान बुद्ध की ज्यादातर मूर्तियां इसी शैली में बनी हुई मिलती हैं। और व्यापार के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा था इस आक्रमण का, क्योंकि पश्चिम के देशों के साथ जल मार्गों का पता चला, जिससे आगे जाकर व्यापार होने लगा और मौर्य काल में जल मार्ग से खूब व्यापार बढ़ा। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।